हेलो। आज हम लोगों की जो चर्चा किंगडम मोनेरा पे चल रही है वो भी कंटिन्यू करेगी और आज हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल पे डिस्कशन जो है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन पे डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए कंटेंट में वही होगा, प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरियल सेल, और उसके बाद फिर बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन में जहाँ तक हम लोग आज कवर कर पाए वहाँ तक करेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अब रही बात कि पिछले दिन जो प्रोकैरियोटिक सेल पे डिस्कशन हुआ था उसमें हम लोगों ने कैप्सूल, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, इतनी चीज़ों पे चर्चा कंप्लीट कर ली थी। जो प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर पे डिस्कशन हम लोगों ने प्रारंभ किया था उसमें मैंने कहा कि कैप्सूल क्या होगा, सेल वॉल क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होगा, आउटर मेम्ब्रेन क्या होगा और साइटोप्लाज्म एलॉन्ग विथ इट्स वेरियस स्ट्रक्चर्स, ये पूरा डिस्कशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज जो चर्चा हम लोग करेंगे दैट विल बी रिलेटेड टू न्यूक्लियोइड। सबसे पहली चर्चा रेदर जिस मुद्दे पे होगी वो न्यूक्लियोइड होगा। तो न्यूक्लियोइड क्या है? तो देखो यहाँ हम लोगों ने शब्द न्यूक्लियस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। In place of that we have used the term nucleoid or incipient nucleus। क्या मतलब इसका होता है? तो देखो बैक्टीरियल सेल का वो हिस्सा, द पार्टिकुलर रीजन ऑफ द बैक्टीरियल सेल वेयर बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज फाउंड, बैक्टीरियल सेल के अंदर का वह हिस्सा जहाँ बैक्टीरियल क्रोमोसोम पाया जाएगा उसी को कहेंगे कि ये न्यूक्लियोइड होगा। वाई इट हैज़ गॉट दिस पार्टिकुलर नेम? नॉर्मली क्या होता है कि जब कभी भी यूकैरियोटिक सेल को लेकर के देखें तो यूकैरियोटिक सेल में ऑलवेज आप ये पाते हैं कि वो पार्टिकुलर रीजन वेयर जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। जो रीजन जेनेटिक मटेरियल को रखेगा वो पार्टिकुलर रीजन सेपरेट किया जाएगा साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियर इन्वेलप के द्वारा, जो दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का बना हुआ होगा। तो उस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं कि ये क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल को लेकर के देखें तो पाइएगा कि जेनेटिक मटेरियल इज देयर, डीएनए इज देयर एंड दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग द bacterial chromosome, but the reason where bacterial chromosome exists has not been separated from the cytoplasm। क्यों नहीं सेपरेट किया गया है? तो इसका जवाब ये होगा कि वहाँ पे कोई न्यूक्लियर इन्वेलप आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। तो आप पाइएगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा उस प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दिखाई नहीं पड़ने जा रहा है। तो चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है एंड दैट्स वाई दिस पार्टिकुलर टाइप ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज इंसिपिएंट न्यूक्लियस, या फिर इसे हम कहेंगे कि ये क्या है, न्यूक्लियोइड। ये जो होगा वो जेनेटिक मटेरियल रखेगा, लेकिन जेनेटिक मटेरियल जिस हिस्से में रखा गया है उसको साइटोप्लाज्म से सेपरेट नहीं किया गया है, इन एब्सेंस नहीं किया जा सका है, सेपरेशन वहाँ पे नहीं दिखता है आपको। और वो सेपरेशन सिर्फ इसलिए नहीं दिखता है क्योंकि वहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ एक और बात मैंने कही कि न्यूक्लियोलस भी आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। रही बात कि जो सिंगल सर्कुलर डीएनए होगा, डीएनए एक होगा वहाँ पे, एक उसकी संख्या एक होगी, वो डबल स्ट्रैंडेड होगा और सर्कुलर होगा। टोपोलॉजी ऑफ डीएनए वुड बी सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड, और सामान्यतः ये एक होगा, सिंगल होगा। लेकिन देयर आर बैक्टीरिया वहाँ पे नंबर एक से ज़्यादा हो सकता है। तो अगर हम ऐसा बैक्टीरियम को लेकर के देखें जिस बैक्टीरियम में आपको न्यूक्लियोइड जो दिख रहा है उस न्यूक्लियोइड में डेफिनेटली आप ये खोजने की कोशिश करेंगे कि भाई जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो किसी भी सेलुलर सिस्टम में जेनेटिक मटेरियल ऑलवेज डीएनए होगा, और ये यहाँ पे जो डीएनए आपको दिखने जा रहा है वो डीएनए सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड होगा, और ये डीएनए ही बैक्टीरियल क्रोमोसोम या जेनोफोर के नाम से जाना जाएगा। तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम या जेनोफोर जो होगा वो डीएनए हुआ, और वो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। देखो किसी सेलुलर सिस्टम में डीएनए हमेशा डबल स्ट्रैंडेड होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड कहीं नहीं होता है, किसी सेलुलर सिस्टम में कहीं नहीं होगा। अगेन आई रिपीट इट, किसी सेलुलर सिस्टम में, वेदर सेल इज प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, उस सेलुलर सिस्टम में डीएनए कभी भी सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होगा। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको दिखेगा इन सर्टेन डीएनए वायरसेस, सर्टेन, उसमें भी सारे वायरसेस में नहीं होगा।
यहाँ वहाँ जब वायरस देखेंगे तो वो डिस्कशन हम लोग करेंगे। राइट नाउ ये मुद्दा आप याद रखिए। और सर्कुलर टोपोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट, ये सर्कुलर होने जा रहा है। उसके बाद आप लेकर के देखेंगे कि जो डीएनए यहाँ पे एज जेनेटिक मटेरियल मौजूद है वो क्या किसी चीज़ किसी प्रोटीन से एसोसिएटेड होगा या नहीं होगा। तो इसका आंसर है कि डीएनए कहीं पे भी, डीएनए हो या आरएनए हो, ये जो होंगे ये पॉलीएनायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये पॉलीएनायनिक फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करेगा। अगर हम कह रहे हैं कि डीएनए और आरएनए दे आर गोइंग टू एग्जिस्ट इन पॉलीएनायनिक फॉर्म, तो पॉलीएनायनिक का क्या मतलब हुआ। पॉली मतलब बहुत हो गया, एनायन का मतलब हो गया कि नेगेटिव चार्जेस। तो नेगेटिव चार्जेस बहुत सारे डीएनए पे अगर हम लोग कह रहे हैं कि होता है तो प्रश्न यही खड़ा होगा कि कैसे होता है। तो डीएनए एक बड़ा मॉलिक्यूल है और ये जो बड़ा मॉलिक्यूल होगा वो इसके जो मोनोमर्स होंगे, इसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा, उस बिल्डिंग ब्लॉक को हम लोग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स बोलते हैं। और प्रत्येक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में एक साइक्लिक नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर जो कि डीऑक्सीराइबोज होगा और फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू होगा। ये जो डीएनए का जो एसिडिक नेचर है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो ये है, ये इसका एसिडिक नेचर है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू। तो जो फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू होगा, दे विल सच रेजिड्यूज वुड डेफिनेटली प्रोवाइड प्रोटॉन्स। जब वो प्रोटॉन रिलीज करेंगे तो प्रोटॉन के रिलीज की वजह से नेगेटिव चार्ज वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। अब अगर डीएनए को आप थोड़ा भी उसके बारे में जान रहे हैं तो डीएनए एक बड़ा मॉलिक्यूल है और ये बड़ा मॉलिक्यूल हज़ारों इस तरह के न्यूक्लियोटाइड्स का बना होगा। अकॉर्डिंगली उस पर नेगेटिव चार्जेस बहुत सारे होंगे। तो अगर नेगेटिव चार्जेस बहुत सारे वहाँ पे होंगे तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि डीएनए वुड बी एग्जिस्टिंग इन पॉलीएनायनिक फॉर्म। अब अगर डीएनए पॉलीएनायनिक फॉर्म में है तो बहुत सारे आइडेंटिकल चार्जेस के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होने की वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन डेवलप करेगा और ऐसी परिस्थिति में उस डीएनए को यदि आप कंडेंस करना चाहें, क्वाइल करना चाहें तो वो संभव नहीं होगा। बट फैक्ट इज दैट रेदर उल्टी बात होगी कि वो फैलना चाहेगा। चूँकि वो पॉलीएनायनिक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन वुड बी जनरेटेड और उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से वो फैलना चाहेगा। लेकिन वो जब बैक्टीरिया आप देखिएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि वो एक जगह पे कंपैरेटिवली कंडेंस्ड और कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है। तो जो आप डीएनए के बारे में जितना आपने अभी सुना उससे भी आप ये कह सकते हैं कि उसको कॉम्पैक्ट और कंडेंस नहीं होना चाहिए, उसको फैलना चाहिए। लेकिन फैक्ट ये है कि वो कॉम्पैक्ट और कंडेंस होगा। अब ये कैसे होने जा रहा है, तो ये बड़ा सिंपल सा है कि फैलना क्यों चाह रहा था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन की वजह से। तो यदि उन तमाम निगेटिव चार्जेस को जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन वहाँ दिख रहा है, इन तमाम पॉजिटिव चार्जेस को अगर आप क्या करें, इन तमाम पॉजिटिव चार्जेस को अगर आप न्यूट्रलाइज कर दें विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव चार्जेस तो डेफिनेटली डीएनए को कंपैक्ट करना मतलब कंडेंस करना आसान हो जाएगा। कहीं से कोई मुश्किल बात ये नहीं है। लेकिन उनको ये जो निगेटिवली चार्ज डीएनए जो होंगे इनके साथ पॉजिटिव चार्जेस हम कहाँ से लेके आएंगे, तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव चार्जेस वुड बी प्रोवाइडेड बाय जो पॉलीएमीन्स होगा वो इसको प्रोवाइड करेगा। पॉलीएमीन्स के साथ लेकर के अगर आप देखें तो आप पाइएगा पॉलीएमीन के साथ आप देखेंगे मैग्नीशियम आयन होगा और बेसिक प्रोटीन होंगे। लेकिन यहाँ जो बेसिक प्रोटीन है उसमें आप याद रखिएगा कि जो बेसिक प्रोटीन की बात हम लोग कर रहे हैं ये बेसिक प्रोटीन नहीं होगा, ये बेसिक प्रोटीन हिस्टोन नहीं होने जा रहा है। इट्स नेवर हिस्टोन, ये जो होगा वो हिस्टोन नहीं होगा। बेसिक प्रोटीन्स वुड बी देयर लेकिन ये हिस्टोन्स नहीं होंगे। तो जो डीएनए आपको बैक्टीरियल क्रोमोसोम के रूप में दिख रहा है, व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट दिस डीएनए इज एसोसिएटेड विथ पॉलीएमीन्स, मैग्नीशियम आयन एंड बेसिक प्रोटीन्स, बट द बेसिक प्रोटीन व्हिच इज एसोसिएटेड विथ डीएनए इज नॉट हिस्टोन एज इट इज ऑब्जर्व्ड इन डिफरेंट क्रोमेटिन फाइबर्स। जो अलग अलग क्रोमेटिन फाइबर्स में आप देखिएगा यूकैरियोटिक सेल में वहाँ पे ऑलवेज डीएनए का एसोसिएशन हिस्टोन के साथ होने जा रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ओके और एक और बात कि यूकैरियोटिक क्रोमेटिन जो यूकैरियोटिक सेल में जो क्रोमेटिन आपको दिखता है वहाँ पे आप देखते हैं कि क्रोमेटिन को बनाने वाला कोर पार्टिकल होता है। उस तरह का न्यूक्लियोसोम कोर पार्टिकल यहाँ पे आपको नहीं दिखाई पड़ेगा।
ठीक है। तो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के बारे में यही बात होगी कि सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वुड बी देयर, और ये जो सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा दैट वुड बी एसोसिएटेड विथ पॉलीएमिन्स, मैग्नीशियम आयन एंड बेसिक प्रोटीन्स। क्यों ये एसोसिएशन होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बार बार इस चीज़ पे चर्चा करना चाहता हूँ कि आप जो भी ऑब्जर्वेशंस आते हैं उन ऑब्जर्वेशंस के साथ आप हाउ लगाने की कोशिश कीजिए, आप ये पूछने की कोशिश कीजिए कि ऐसा कैसे हो रहा है। तो रीज़न आपको बता दिया गया कि डीएनए एग्जिस्ट इन पॉलीएनायनिक फॉर्म। फिर वही बात कि ये पॉलीएनायनिक फॉर्म में कैसे होगा, तो फॉस्फोरिक एसिड रेजिड्यू इज प्रेजेंट इन एवरी मोनोमर, और वो जब प्रोटॉन देंगे तो नेगेटिव चार्जेस आएगा, और इस तरह के मोनोमर्स उसके पास बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। नेचुरली लार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर गोइंग टू बी देयर, और इन तमाम नेगेटिव चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, उसको न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, तब डीएनए कंडेंस कर पाएगा, अन्यथा उसको कंडेंस करना संभव नहीं होगा। और ये काम यहाँ हो रहा है, कंडेंस उसको किया जा रहा है। कैसे, तो आपको बताया गया है कि पॉजिटिव चार्ज कैरी करने वाले बेसिक प्रोटीन्स, मैग्नीशियम आयन और पॉलीएमिन्स के साथ उसका एसोसिएशन होगा, और तब उसके नेगेटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज होने जा रहे हैं। इसके बाद आप जिस मुद्दे पे आएंगे वो एक आएगा प्लाज्मिड। तो देखो, बैक्टीरियल क्रोमोसोम इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय, दैट इज बैक्टीरियल क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट किया जा रहा है डीएनए के द्वारा, दैट्स ट्रू। लेकिन उस बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अलावा भी आपको डीएनए दिखाई पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए के अतिरिक्त जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अतिरिक्त जो डीएनए होगा, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट इज कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस रिप्लिकेशन, जो ऑटोनोमस रिप्लिकेशन में सक्षम है, उसी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए को हम लोग प्लाज्मिड कहेंगे। अगेन आई रिपीटेड, क्रोमोसोम के अतिरिक्त ये डीएनए होगा, लेकिन इसकी रिप्लिकेशन जो होगी इसके खुद पे निर्भर करेगा। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए दैट इज कैपेबल ऑफ ऑटोनोमस रिप्लिकेशन वुड बी बेसिकली नोन एज प्लाज्मिड, और प्लाज्मिड की संख्या एक या बहुत होने जा रही है। और डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ जीन्स आर देयर, प्लाज्मिड को हम लोग कई सारी कैटेगरी में बांटते हैं। 5 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज यहाँ बताई गई है। फर्टिलिटी या एफ फैक्टर हुआ, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड हुआ, विरुलेंस हुआ प्लाज्मिड, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड एंड कोल प्लाज्मिड हुआ। लेकिन उस पर आने के पहले एक टर्म और आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जाए, दैट इज इपीजोम। जो प्लाज्मिड होते हैं उसमें से कई प्लाज्मिड ऐसे होंगे जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बैक्टीरियम है और उसका ये क्रोमोसोम है, और उस बैक्टीरियम में लेकर के आप देखें तो आप पाइएगा कि वहाँ पे उपस्थित होने जा रहा है, ये सपोज एक वहाँ पे प्लाज्मिड होने जा रहा है, ये एक प्लाज्मिड वहाँ है। तो ये जो प्लाज्मिड रहा, ये प्लाज्मिड इसके साथ अगर एसोसिएट कर जाए, ये क्रोमोसोम रहा, इट इज़ जेनोफोर या बैक्टीरियल क्रोमोसोम, अगर इसके साथ ये एसोसिएट कर गया, इफ इट एसोसिएट्स विद द क्रोमोसोम, अगर वो क्रोमोसोम के साथ एसोसिएट कर गया, जैसे मैं दिखा रहा हूँ कि ये एसोसिएट कर गया, तो फिर ऐसी स्थिति में इसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या होगा, तब इस प्लाज्मिड को कहेंगे, अगर ये एसोसिएट कर रहा है, कि ये क्या है, ईपीजोम है, तब इसे कहेंगे कि ये क्या होगा, ईपीजोम होने जा रहा है। तो द प्लाज्मिड विच कैन एसोसिएट विथ बैक्टीरियल जेनोफोर वुड बी नोन एज ईपीजोम, बट एवरी प्लाज्मिड इज नॉट ईपीजोम, हर प्लाज्मिड ईपीजोम नहीं होगा। अब जो प्लाज्मिड के टाइप हमने बताया, उसमें जैसे फर्टिलिटी प्लाज्मिड या एफ प्लाज्मिड कहा गया, तो देखो इसमें ऐसे जीन्स होंगे, इट विल बी हैविंग सच जीन्स जो उनका ट्रांसफर होगा फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम। यहाँ पे आप लेकर के देखिएगा, जो फर्टिलिटी फैक्टर होगा, ये उन मतलब जो जीन्स के ट्रांसफ़र को एक बैक्टीरियम से, डोनर बैक्टीरियम से रेसिपिएंट बैक्टीरियम तक थ्रू कंजुगेशन ट्यूब, जीन के ट्रांसफ़र के लिए जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति करने वाले जीन्स यहाँ पे आपको मौजूद होने जा रहे हैं। जो फर्टिलिटी प्लाज्मिड होगा या एफ प्लाज्मिड होगा, इट अलाउ जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बैक्टीरियम, दैट इज डोनर बैक्टीरियम, टू रेसिपिएंट बैक्टीरियम, अनदर बैक्टीरियम। और ये जो होगा कंजुगेशन के जरिए होगा, और इसमें आप लेकर के देखिएगा कि
जो एफ फैक्टर होगा या एफ प्लाज्मिड जो होने जा रहा है, ये पूरा ट्रांसफ़र उसी के जीन्स के द्वारा मेडिएट किया जाएगा। रेजिस्टेंस या आर प्लाज्मिड की बात करें, इस पर काफ़ी आप इसकी चर्चा, या जो भी प्लाज्मिड है रेदर, उसमें कई प्लाज्मिड पे चर्चा आप बायोटेक्नोलॉजी में करेंगे। यहाँ पे आप लेकर के देखें, रेजिस्टेंस या आर प्लाज्मिड की बात करें तो यहाँ पे ऐसे जीन्स होंगे जो जिस पार्टिकुलर बैक्टीरियम में ये प्लाज्मिड होगा, जिस पार्टिकुलर बैक्टीरियम में ये प्लाज्मिड होगा, उस प्लाज्मिड के जीन्स के कारण ये जो होगा एंटीबायोटिक्स के विरुद्ध लड़ने में सक्षम होगा। जो एनवायरनमेंट में एंटीबायोटिक या अन्य कोई पॉइजन है दैट मे किल द बैक्टीरियम, लेकिन अगर ये प्लाज्मिड होगा तो उस प्लाज्मिड की मदद से उस एंटीबायोटिक को या उस पॉइजन को इफेक्टिवली वो न्यूट्रलाइज कर सकता है। विरुलेंस प्लाज्मी का मतलब होगा कि ये ऐसा प्लाज्मिड होगा जिसके जीन्स किसी बैक्टीरियम को पैथोजेनिक या हार्मफुल बना सकते हैं। तो किसी बैक्टीरियम को अगर पैथोजेनिक बना दे कोई प्लाज्मिड तो उसको विरुलेंस प्लाज्मिड का नाम आप दीजिएगा। उसी तरह डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड की बात करें तो ये जो पार्टिकुलर बैक्टीरियम में होगा, उस बैक्टीरियम को इस प्लाज्मिड के जीन्स के कारण वैसे सब्सटेंसेस को तोड़ने की क्षमता मिल जाएगी जो सामान्यतः नेचर में नहीं होता है। नेचर में सामान्यतः कुछ चीज़ें नहीं होती, लेकिन अगर ये डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड वहाँ पे किसी बैक्टीरियम में चला गया तो इसके जीन्स की मदद से वैसे सब्सटेंसेस को भी ये तोड़ने में सक्षम हो जाएगा जो सामान्यतः नेचर में नहीं पाई जाती। कोल प्लाज्मिड की बात अगर करें तो इसमें जो जीन्स होंगे वो जीन्स कोलिशंस या बैक्टीरियोसिन्स फॉर्म करते हैं। ये कोलिशन या बैक्टीरियोसिन जो होंगे बेसिकली दे आर प्रोटीन। ये मूलतः क्या होंगे? प्रोटीन होने जा रहे हैं जो होस्ट बैक्टीरियम को प्रोटेक्ट करते हैं। मैं फिर रिपीट कर दूं, कोल प्लाज्मिड में ऐसे जीन्स होंगे जिनके द्वारा कोलिसिन्स या बैक्टीरियोसिन को बनाया जाएगा, और ये कोलिशन या बैक्टीरियोसिन जो होंगे ये बेसिकली प्रोटीन होते हैं दैट विल डिफेंड द होस्ट बैक्टीरियम। ये उस बैक्टीरियम की रक्षा करेंगे जिसमें ये प्लाज्मिड होगा। और उसी के साथ प्रोकैरियोटिक सेल पे चर्चा हम लोगों की समाप्त होती है। लेकिन एक बार मैं और इसको जल्दी से रिवाइज कर दूंगा और एक डायग्राम के साथ। आपको मैंने शुरू में भी कहा था कि एक डायग्राम मैं ड्रॉ करूंगा, तो अभी वो समय है कि हम लोग एक डायग्राम ड्रॉ कर लें। तो पहले आप लेकर के देखिए कि देयर विल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप लेकर के देखें कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हुआ इसको आउटर मेम्ब्रेन मान लेते हैं, और इसके अंदर हम लोग लेकर के देखें कि एक सेल वॉल आपको दिखाई पड़ेगा। यू विल फाइंड ए सेल वॉल। आप सेल वॉल एक लेकर के देखिएगा, या इसी को सेल वॉल आप मान लीजिए, और इसके सेल वॉल के अंदर आप लेकर के देखें तो आपको दिखाई पड़ेगा कि मौजूद होने जा रहा है अलग अलग तरह का प्लाज्मिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। और इसके बाहर भी आप अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम होगा तो इसके बाहर भी आप लेकर के देखिएगा कि एक मेम्ब्रेन दिखेगा आपको। एक मेम्ब्रेन आप इसके बाहर पाएंगे, और इसके बाहर भी आपको दिखाई पड़ेगा प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल। इसके बाहर भी आप देखिएगा कि कैप्सूल्स आपको दिखाई पड़ेगा। तो इतना सारा लेयर आपको दिखने जा रहा है। मैं बात को एक बार लेबल कर दूं यहाँ पे, दिस वुड बी कैप्सूल। उसके बाद एक हमने आउटर मेम्ब्रेन भी बना दिया, हालांकि ये आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम में होगा, ओनली इन ग्राम नेगेटिव ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये होगा। ये जो था इसे हम लोग कह रहे हैं कि इट वुड बी सेल वॉल। इसे आप कहेंगे कि ये सेल वॉल होगा। दिस वुड बी मेसोजोम, ये मेसोजोम होंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। इसके अंदर आपको दिखाई पड़ेगा ये पूरा
साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हो गया, यू विल फाइंड साइटोप्लाज्म हियर। इसके अंदर आपको जेनोफोर दिखाई पड़ेगा, यू विल फाइंड प्रेजेंस ऑफ जेनोफोर हियर। इसमें आपको प्लाज्मिड दिखने जा रहा है। ये हो गया आपका, दिस इज जेनोफोर और दिस वन वुड बी प्लाज्मिड, प्लस इसमें आप देखेंगे कि प्लाज्मिड उपस्थित है। इसके अलावा लेकर के देखें तो आप पाइएगा कि यहाँ पे उपस्थित है क्या चीज़, यू विल फाइंड प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे हो गया पॉलीजोम उपस्थित हो गए। इसके अतिरिक्त लेकर के देखिएगा तो यू विल फाइंड कि सीडोवैक्यूल में भी देयर, सीडोवैक्यूल दिखाई पड़ेगा। इसके अतिरिक्त लेकर के देखें तो यू विल फाइंड कि इंक्लूजन बॉडी होने जा रही हैं, इंक्लूजन बॉडी वुड बी देयर, मे बी कि यहाँ पे आपको क्लोरोजोम भी दिखे, क्लोरोजोम भी दिखे। छोटी मोटी कुछ और रचनाएं भी हो सकती हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल अभी तक आपने देखा है उसकी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यही होने जा रहा है। जब हम लोगों ने ये इस सेल पे डिस्कशन स्टार्ट किया था तो ये बात आपको बताई गई थी कि बैक्टीरियल सेल इज ए प्रोकैरियोटिक सेल, और इस प्रोकैरियोटिक सेल की एक ख़ास बात यही है कि उसके अंदर, उसके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियर में ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं होंगी। इन जनरल हम लोगों ने कहा था कि न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, इस तरह की रचनाएं वहाँ पे आपको नहीं दिखाई पड़ेंगी। तो क्या होगा यहाँ पे? तो सबसे पहली बात हम लोगों ने ये देखी थी कि इसमें एक कैप्सूल होगा जो सामान्यतः पॉलीसेकेराइड का बना होगा, या किसी किसी केस में वो पॉलीपेप्टाइड चेन का भी बना हुआ था। फंक्शंस इसके हम लोग ऑलरेडी वर्कआउट कर चुके हैं, दोबारा मैं नहीं बताने जा रहा हूँ फंक्शन। सेल वॉल की बात अगर करें तो सेल वॉल जो होगा वो पेप्टिडोग्लाइकन का होगा। थिकनेस उसकी डिपेंड करेगी कि ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम निगेटिव है। ग्राम पॉजिटिव में काफ़ी थिक होगा, ग्राम नेगेटिव में इतना थिक नहीं होगा। ग्राम नेगेटिव में हम लोगों ने कहा था कि सेल वॉल के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होगा जो आउटर मेम्ब्रेन होगा, और आउटर मेम्ब्रेन की एक खास बात हमने बताई थी कि LPS होगा, लिपोपॉलीसेकेराइड वुड बी देयर, जो कि एम्फीपैथिक होने जा रहा है। अब अगर इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के अंदर होगा। फॉस्फोलिपिड या लिपिड का 2 लेयर जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड होंगे उसका बना होगा, और इसके इन्वेजिनेशंस बहुत सारे हो सकते हैं जिनको हम लोगों ने मेसोजोम कहा था। उसके बाद जो अंदर स्पेस था, उस स्पेस में जो तरल पदार्थ था, उस तरल पदार्थ में सेल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स नहीं थे। हालांकि 3 मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर वहाँ पे हो सकते हैं, और ये जो 3 मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होंगे इनको हम लोगों ने क्लोरोजोम, कार्बोक्सीजोम और स्यूडोवैक्यूल का नाम दिया था। इसके अतिरिक्त आप लेकर के देखें तो इसमें आपको राइबोसोम्स दिखाई पड़ेंगे जो 70S टाइप का होगा। इसके अलावा इंक्लूजन बॉडी जो उसके स्टोरेज प्रोडक्ट हो सकते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने बैक्टीरियल जेनोफोर पे चर्चा की थी, बैक्टीरियल क्रोमोसोम या जेनोफोर पे चर्चा की थी, और बताया गया था कि जो DNA होगा, ये DNA आप लेकर के देखिएगा कि ये DNA जो होगा, ये DNA जो है वो सिंगल सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड होगा, और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA भी हो सकता है जिसको हम लोग प्लाज्मिड कहेंगे। प्लाज्मिड ये तब कहलाएगा जब इसमें ऑटोनोमस रेप्लिकेशन की क्षमता हो। तो ये एक प्रोकैरियोटिक सेल की समरी फॉर्म थी। मैंने सारा कुछ नहीं बताया है, लेकिन समरी उसका यही है। तो अब यहाँ से हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं ऑन बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। तो देखो, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन की एक ख़ास बात होगी कि इसमें कभी भी आपको सेक्सुअल, जो टिपिकल सेक्सुअलिटी होगी वो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। यू विल नॉट फाइंड टिपिकल सेक्सुअलिटी हियर। टिपिकल सेक्सुअलिटी यहाँ आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। जो रिप्रोडक्शन का तरीका होगा वो एसेक्सुअल होगा, और इसमें फिशन शामिल होगा, एंडोस्पोर फॉर्मेशन होगा, फ्रेगमेंटेशन होने जा रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टिपिकल सेक्सुअलिटी तो नहीं होगी, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो ऑब्जेक्टिव है कि जीन्स को रिकम्बाइन करना,
वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। तो इस हिस्से को भी जो जेनेटिकली काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड एक्सचेंज, ये मुद्दा भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के लिए ये हिस्सा ही सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है और कंप्लीट लेक्चर हम लोग डिवोट करेंगे इसके ऊपर। अब हम लोग बात करें फिशन क्या होने जा रहा है। देखो, जो बाइंड्री फिशन वुड बी बेसिकली ऑब्जर्व्ड इन बैक्टीरिया, और सबसे कॉमन तरीका बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन का बाइंड्री फिशन ही होने जा रहा है। जो सबसे कॉमन तरीका होगा वो बाइंड्री फिशन होगा। बाइंड्री फिशन में एक पार्टिकुलर बैक्टीरियम वुड डिवाइड टू फॉर्म 2 बैक्टीरिया। एक जो बैक्टीरियम होगा वो 2 बैक्टीरिया को जन्म देगा। इस प्रक्रिया में होने क्या जा रहा है, तो इस प्रक्रिया में आप देखिएगा कि जो जेनोफोर होगा दैट विल अंडरगो रिप्लिकेशन। जो बैक्टीरियल डीएनए होगा उसकी रिप्लिकेशन होगी और रिप्लिकेशन के बाद उसका बंटवारा होगा। जब उसकी रिप्लिकेशन होती है बैक्टीरियल क्रोमोसोम की या उसका जो सेग्रीगेशन होगा, तो उस समय ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन से चिपका हुआ रहेगा और उसके सेग्रीगेशन के बाद सेप्टम फॉर्मेशन होगा। और सेप्टम फॉर्मेशन आप लेकर के देखिएगा कि जो बेसिलस फॉर्म होगा उसमें लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। कोक्साई में किसी भी प्लेन में हो सकता है, कोक्साई में किसी भी प्लेन में ये हो सकता है। कोक्साई में डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ फिशन और प्लेन ऑफ डिवीज़न कई सारा वेरिएंट आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे जैसे एक बात बताई जा रही है कि सिंगल प्लेन में सिंगल डिवीज़न अगर हो तो इट विल बी रिजल्टिंग इन डिप्लोकोकस। एक ही प्लेन में हो और मल्टीपल इस तरह का फिशन अगर दिखाई पड़े तो ये स्ट्रेप्टोकोकस होगा। यहाँ टेट्राकोकस, तो ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो डिवीज़न का प्लेन होगा वो राइट एंगल पे होगा, टेट्राकोकस। और उसमें अगर तीनों प्लेन में अगर हो तो सार्सिना क्यूब की तरह होगा, और मल्टीपल प्लेन में अगर हो तो कंप्लीट क्लस्टर ऑफ आपको कोक्साई दिखाई पड़ेगा। इसको स्टेफिलोकोकस हम लोग नाम देंगे। तो ये डिपेंड करने जा रहा है कि प्लेन ऑफ डिवीज़न क्या है और कितने डिवीजन्स वहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि डिप्लोकोकस से लेकर के स्टाइफिलोकोकस कौन सा फॉर्म डेवलप करेगा। लेकिन अगर बेसिलस की बात करें तो बेसिलस के केस में आप लेकर के देखिएगा, इफ़ यू टॉक अबाउट बेसिलस, तो बेसिलस के केस में आप पाएंगे कि अगर ये बेसिलस का केस लेकर के देखें तो आप पाइएगा कि स्थिति जो होगी वो जैसे सपोज ये एक सेल हो गया और ये इसके अंदर का मेम्ब्रेन हो गया और ये इसके अंदर का डीएनए था जो कि रिप्लिकेट कर रहा है। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि ये रिप्लिकेटिंग डीएनए, इसे आप कह सकते हैं कि ये क्या है, रिप्लिकेटिंग डीएनए है, इट इज़ रिप्लिकेटिंग डीएनए। और अब इसका फिर लेकर के आप देखें कि ये क्या करेगा, तो इसका बंटवारा होने जा रहा है, इट विल डिवाइड। लेकर के आप देखें कि ये क्या हो गया, तो बंटवारा हो गया। अब अगर इसका बंटवारा हो गया तो बंटवारे के बाद आप लेकर के देखिएगा कि बंटवारे के बाद अब यहीं पे यू विल फाइंड कि इसी हिस्से में आप पाएंगे कि सेप्टेशन जो होगा वो डेवलप कर जाएगा। यहाँ पे सेप्टेशन जो होगा दैट विल डेवलप, सेप्टेशन वुड डेवलप, यहाँ पे सेप्टेशन जो होगा वो डेवलप कर जाएगा। और सेप्टेशन डेवलप करने के बाद ये दोनों यूनिट जो होंगे दे विल बी सेपरेटेड। तो बेसिलस फॉर्म में इसी तरीके से बंटवारा ये होने जा रहा है। मुझे एक बात फिर रिमाइंड आपको करा देनी चाहिए कि डीएनए जब कभी भी रिप्लिकेट करेगा तो वो निश्चित तौर पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन से जुड़ा हुआ रहेगा। और अब आप यहाँ से शिफ्ट करेंगे एंडोस्पोर फॉर्मेशन पे। देखो, एंडोस्पोर जो होगा ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में फॉर्म करेगा, क्लोस्ट्रीडियम में फॉर्म करेगा, और ये सामान्यतः तब फॉर्म करेगा जब एडवर्स कंडीशन होगा, ठीक है। और इसमें सबसे पहली जो क्रिया होगी वो होगा
डीएनए का रिप्लिकेशन। इसमें एंडोस्पोर फॉर्मेशन के लिए जो सबसे पहली प्रक्रिया आप देखिएगा दैट विल बी रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जो सबसे पहली क्रिया आप देखेंगे दैट विल बी रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। और डीएनए के रिप्लिकेशन के बाद आप लेकर के देखेंगे कि जो रिप्लिकेटेड डीएनए होगा दैट विल बी सेग्रीगेटेड, और उसके बाद यू विल फाइंड कि यहाँ पे एक सेप्टम बनेगा, यू विल फाइंड ए सेप्टम फॉर्मेशन। लेकिन वो जो सेप्टम फॉर्मेशन होगा वो वाल फॉर्मेशन उसमें शामिल नहीं होगा, और ये सेप्टम फॉर्मेशन इस तरीके से होगा कि एक बड़ा कंपार्टमेंट और एक छोटा कंपार्टमेंट वहाँ फॉर्म करेगा, एक बड़ा कंपार्टमेंट और एक छोटा कंपार्टमेंट वहाँ पे फॉर्म करने जा रहा है। यहाँ पे ये बात बहुत ध्यान से आप देखिएगा कि सेप्टम फॉर्मेशन इज देयर बट दैट इज नॉट बीइंग एक्कम्पनीड बाय वाल फॉर्मेशन। उसमें वाल फॉर्मेशन आप नहीं देखिएगा। अब ये जो मेम्ब्रेन होगा, वो मेम्ब्रेन जो होगा वो छोटे कंपार्टमेंट को सराउंड करने की कोशिश करेगा, और इधर छोटे कंपार्टमेंट को वो पूरी तरह इनगल्फ कर लेगा। तो जो छोटा जो सेल होगा दैट विल बी सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन्स, और उसे हम लोग कहेंगे फोरेस्पोर होगा, और वो बड़े सेल के अंदर आपको दिखाई पड़ेगा। दैट विल बी ऑब्जर्व्ड इन द लार्ज कंपार्टमेंट। वो बड़े कंपार्टमेंट में दिखने जा रहा है। मैं डायग्रामेटिकली भी इसको बता दूंगा। अब इसमें लेकर के देखिएगा कि जो दोनों मेम्ब्रेन जो बने हैं फोरेस्पोर में, उस मेम्ब्रेन के बीच में आप देखिएगा कि एक स्पेशल टाइप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन जो होगा दैट विल बी डिपॉजिटेड, और उसके बाद इस रचना को हम लोग कॉर्टेक्स बोलेंगे। इसके बाद इस रचना को हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, वी रेफर दैट स्ट्रक्चर एज कॉर्टेक्स। यहाँ पे पहले मैं डायग्रामेटिकली इस चीज़ को पहले दिखा दूँ आपको। एक स्टेप मैं कम करके बना रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे आप लेकर के देखें तो ये जैसे डीएनए रिप्लिकेटेड डीएनए को हम लोग सेग्रीगेट कर लेते हैं। यहाँ पे सेग्रीगेटेड उसे मैं मान रहा हूँ। अब यहाँ पे दूसरी जो बात आप देखिएगा, जैसे इसको मैं पहले भी ड्रॉ कर दूँ पहले ही, और अब यहाँ पे फिर आप लेके आइए कि ये बड़ा कंपार्टमेंट बना और ये बना छोटा कंपार्टमेंट। अब आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, तो यहाँ पे ये बात कही गई कि यहाँ पे एक लाइन आप लिख सकते हैं कि रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए एक सेग्रीगेशन ऑफ प्लस सेग्रीगेशन। यहाँ पे आप लेकर के देखेंगे सेप्टम फॉर्मेशन। यही बात मैं कह रहा था कि देयर विल बी सेप्टम फॉर्मेशन, और उसकी वजह से यू विल फाइंड लार्ज कंपार्टमेंट बीइंग फॉर्म्ड, एक बड़ा कंपार्टमेंट बना, और ऑब्वियस है कि कंपार्टमेंट और दूसरा जो होगा इट विल बी ए स्मॉल कंपार्टमेंट, और दूसरा जो होगा वो छोटा कंपार्टमेंट बनेगा। देयर विल बी स्मॉल कंपार्टमेंट। अब ये बड़ा कंपार्टमेंट जो होगा इस छोटे कंपार्टमेंट को इनगल्फ करने की कोशिश करेगा, वो उसके चारों तरफ एक्सटेंड करेगा। तो आप देखिएगा कि स्थिति कुछ ऐसी हो जाएगी।
अब आप नेक्स्ट स्टेज प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हम लोग अब नेक्स्ट स्टेज में क्या शो करने जा रहे हैं। इससे नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा? एक स्टेज और अगर आप बढ़ाइएगा तो दैट विल बी द फाइनल स्टेज, और वो स्टेज ये होने जा रहा है। इन दोनों के बारे में बस ये लिखिए, इनगल्फिंग ऑफ स्मॉल कंपार्टमेंट, इसे कहेंगे फोरस्पोर, और ये बीच में बन गया तो इसे कहेंगे कि ये क्या है, कॉर्टेक्स होने जा रहा है। अब जो फैक्ट्स आपको बताया गया वो क्या था? जो फैक्ट आपको बताया गया वो फैक्ट था कि यहाँ पे एक चीज़ और भी आप देखेंगे कि स्पोर कोट भी बन सकता है, और यही पार्टिकुलर स्ट्रक्चर जो होगा, वी रेफर दिस स्ट्रक्चर एज एंडोस्पोर। तो जो डिस्क्रिप्शन आपने किया था उस डिस्क्रिप्शन को एक बार आप याद कीजिए, जो डिस्क्रिप्शन आपने किया था उस डिस्क्रिप्शन को एक बार रिकलेक्ट कीजिए। पहली बात ये गई है कि रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए एंड सेग्रीगेशन, उसके बाद एक सेप्टम फॉर्मेशन होगा लेकिन वाल फॉर्मेशन उसमें नहीं दिखेगा, और उसके बाद इस सेप्टम फॉर्मेशन की वजह से एक बड़ा और एक छोटा स्पोर बनेगा, बड़ा कंपार्टमेंट बनेगा, और बड़ा कंपार्टमेंट जो होगा दैट विल बी इनगल्फिंग द स्मॉल सेल, या जो ये जो होगा बड़ा जो सेल होगा वो छोटे सेल को, छोटे कंपार्टमेंट को इनगल्फ करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आपको ये बताया गया कि जो छोटा जो सेल होगा वो छोटा सेल जब पूरी तरह बड़े सेल के द्वारा इनगल्फ कर दिया जाएगा तो ये जो छोटा सेल होगा, ये छोटा सेल दो मेम्ब्रेन के द्वारा कवर हो जाएगा, और उसको हम लोग कहेंगे कि ये क्या है, दैट विल बी नोन एज, इनिशियली इसको हम लोग सेल कहेंगे, इनिशियली इसको, बाद में कंपार्टमेंट कहेंगे, इनिशियली इट विल बी नोन एज सेल, तो इसको सेल ही नाम आप दीजिए। अब ये जो छोटा सेल रहा, मैंने कहा कि दैट विल बी इनगल्फ, यहाँ इनगल्फिंग हो रही है, आप ध्यान से देखिए, ये बढ़ते चला जाएगा, और बढ़ने के बाद ये गिरते 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 जब ये एक दूसरे से जब मिल जाएंगे तो ऑब्वियस है कि ये सेल के अंदर ले लिया जाएगा, और अब इसी रचना को हम लोग कहेंगे, वी रेफर दिस स्ट्रक्चर एज, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, फोरस्पोर है। अब ये जो दोनों मेम्ब्रेन होंगे, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेशल टाइप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन बनेगा, और इसके बाहर स्पोर कोट का फॉर्मेशन भी हो सकता है, एंड नाउ दिस रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज बेसिकली एंडोस्पोर। लेकिन अभी दो बातें और भी होंगी, एक तो ये होगा कि ये जो स्पोर कोट होगा वो प्रोटीनेशियस होगा, लेकिन जो ये रचना डेवलप की है, इस रचना के अंदर मैसिव अपटेक ऑफ कैल्शियम आयन वुड बी देयर, जबरदस्त इनटेक होगा कैल्शियम आयन का, प्लस डीपी कोलिनिक एसिड की सिंथेसिस होगी। कैल्शियम आयन का मैसिव अपटेक होगा इस जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर है, और डीपी कोलिनिक एसिड की सिंथेसिस होगी,
और ये डीपीकोलिनिक एसिड जो होगा नॉर्मली वेजिटेटिव सेल में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। और इन दोनों की वजह से एक कंपाउंड बनेगा दैट विल बी कैल्शियम डीपीकोलोनेट। और जो एंडोस्पोर का जो रेजिस्टेंस होता है किसी केमिकल के प्रति या एंजाइम के प्रति, द काइंड ऑफ रेजिस्टेंस एंडोस्पोर shows against chemicals and enzymes would be due to calcium dipicoloanate। कैल्शियम डीपीकोलोनेट के कारण ही केमिकल्स और एंजाइम का कोई असर एंडोस्पोर के ऊपर आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। जो एंडोस्पोर का कोर होगा, जो एंडोस्पोर का जो सेंटर होगा, वो काफ़ी डिहाइड्रेटेड स्टेज में रहेगा और इसी में उसका डीएनए आपको दिखाई पड़ेगा। उसके साथ साथ आप देखिएगा कि राइबोसोम्स होंगे और अच्छी खासी अमाउंट में डीपीकोलिनिक एसिड भी वहाँ पे आपको दिखने जा रहा है। और अब यहाँ से जो बात आएगी वो ये होगा कि कब समटाइम्स एक्सोस्पोरियम एक और एडिशनल स्ट्रक्चर वहाँ पे फॉर्म कर सकता है। ये जो एंडोस्पोर होगा, ये एंडोस्पोर हमेशा क्रिप्टोबायोटिक स्टेज में सर्वाइव करेगा, रहेगा। देखो क्रिप्टोस का मतलब होता है छुपा हुआ, बायोटिक शब्द आया मतलब लिविंग के लिए, तो ये वहाँ जिस रूप में रहेगा ये जिंदा तो होगा बट बीइंग एलाइव जिसे कहते हैं उसका कोई लक्षण ये नहीं दिखाएगा। क्रिप्टोबायोटिक का मतलब होगा कि दो इट विल बी सर्वाइविंग एज सच, लेकिन जिंदा रहने का कोई लक्षण एज सच ये नहीं दिखाएगा। ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। और दूसरी बात आप ये लेकर के देखिएगा कि इट्स वेरी रेजिस्टेंट वन, ये बहुत ही रेजिस्टेंट है। ये अलग अलग फिजिकल जो एजेंट्स होंगे, हीट हो, रेडिएशन हो या केमिकल्स हो या एंजाइम्स हो, यानी केमिकल, बायोलॉजिकल और फिजिकल एजेंट्स का इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वेजिटेटिव सेल की ऑटोलाइसिस होगी, वेजिटेटिव सेल खुद की वजह से जब टूटेगा तो फिर ये एंडोस्पर्म रिलीज होंगे और ये एंडोस्पर्म वेजिटेटिव सेल में डेवलप करने जा रहे हैं आफ्टर पासिंग थ्रू ए नंबर ऑफ एनवायरमेंटल ट्रिगर्स। एनवायरमेंट में जो पॉजिटिव चेंजेस होंगे उन पॉजिटिव चेंजेस को परसीव करने के बाद ये जो एंडोस्पोर होगा, दिस एंडोस्पोर वुड डेवलप इनटू, ये एंडोस्पोर डेवलप करके बनाने जा रहा है किसको, नॉर्मल वेजिटेटिव सेल को, या एंडोस्पर्म वुड बी डेवलपिंग इनटू इन नॉर्मल वेजिटेटिव सेल। यानी एंडोस्पोर जो होगा वो एनवायरमेंट में जो चेंजेस होंगी, जैसे मैंने कहा ना कि एंडोस्पोर कब डेवलप करेगा, तो इट इज़ गोइंग टू डेवलप अंडर एडवर्स कंडीशन। तो जब ये एडवर्स कंडीशन समाप्त होगा तो जो एनवायरमेंटल चेंजेस ये हुए उन चेंजेस को परसीव करने के बाद ये जो एनवायरमेंटल ट्रिगर जो होगा वो ट्रिगर इस एंडोस्पोर को वेजिटेटिव सेल में कन्वर्ट कर देगा। एक और छोटी सी बात थी फ्रेगमेंटेशन। इसमें फिलामेंटस जो बैक्टीरिया होती है, एक्टिनोमाइसिटिस, वो खंड खंड होंगे और प्रत्येक खंड इंडिपेंडेंट यूनिट के रूप में डेवलप कर जाएगा। लेकिन फ्रेगमेंटेशन में कोई बड़ा इशू नहीं है। एंडोस्पोर को जल्दी से एक बार और मैं बता देता हूँ। एंडोस्पोर ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई और क्लोस्ट्रीडियम में आपको दिखाई पड़ेगा अंडर एडवर्स कंडीशन। जब इसके फॉर्मेशन की बात होगी तो जो बैक्टीरियल सेल होगा उसके डीएनए रिप्लिकेट करेंगे, उसका डीएनए रिप्लिकेट करेगा, बंटवारा होगा, बंटवारे के बाद मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि एक सेप्टम बनेगा, लेकिन दैट सेप्टम वुड नॉट बी अकम्पनीड बाय वॉल फॉर्मेशन, और सेप्टम की वजह से एक बड़ा और एक छोटा सेल बनेगा। बड़े सेल के द्वारा छोटे सेल को इनगल्फ कर लेंगे, और जब छोटे सेल को इनगल्फ किया जाएगा तो ऐसी स्थिति में आप देखिएगा कि छोटा सेल जो होगा दैट विल बी सराउंडेड बाय 2 सेल मेम्ब्रेन, और इस रचना को 4 स्पोर कहेंगे। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेशल टाइप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन का फॉर्मेशन होगा जिसे कॉर्टेक्स कहा जाएगा। इस कॉर्टेक्स के बनने के बाद इसके अंदर आप देख करके देखिएगा कि मैसिव अपटेक मैंने बताया था कि कैल्शियम का होगा और डीपीकोलिनिक एसिड की सिंथेसिस होगी। कैल्शियम और डीपीकोलिनिक एसिड के रिएक्ट करने की वजह से कैल्शियम डीपीकोलिनेट का फॉर्मेशन होगा, और यही एंडोस्पर्म को हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर बनाता है और इसी की वजह से वो फाइट कर सकता है किसी केमिकल या एंजाइम को। इसके बाहर प्रोटीनेसियस स्पोर कोट भी बन सकता है। समटाइम्स एक्सोस्पोरियम का फॉर्मेशन जो है वो भी हो सकता है। मैंने ये कहा कि ऑटोलाइसिस वेजिटेटिव सेल की होगी, उसके बाद ये एंडोस्पोर रिलीज हो जाएगा, और पॉजिटिव एनवायरमेंटल चेंजेस यानी एडवर्स कंडीशन अगर समाप्त हो गया तो उन चेंजेस को परसीव करने के बाद एंडोस्पोर जो होगा दैट विल डेवलप इनटू नॉर्मल वेजिटेटिव सेल।
फ्रेगमेंटेशन के बारे में मैंने आपसे ये कहा कि फ्रेगमेंटेशन जो होगा वो फ्रेगमेंटेशन आप पाइएगा कि एक्टिनोमाइसिटिस में सिर्फ दिखाई पड़ेगा, और फ्रेगमेंटेशन में जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर होगा दैट विल स्प्लिट इनटू मेनी फ्रेगमेंट्स एंड एवरी फ्रेगमेंट इज गोइंग टू डेवलप इनटू वन कंप्लीट यूनिट। तो ये बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का तरीका है, और आज की बातचीत हम लोग यहीं पे रोकेंगे। इससे आगे की चर्चा अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड जेनेटिक एक्सचेंज। मैंने क्लास शुरू होने के पहले भी, लेक्चर शुरू होने के पहले भी ये बात आपको कही कि ये जो डिस्कशन होगा ये जेनेटिक्स के लिए और बायोटेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण डिस्कशन होने जा रहा है। ओके, तो बस अब मैं रुक रहा हूँ। थैंक यू, टेक केयर।